सभी बच्चों को स्नेह एवं प्रेम। उम्मीद है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान में हमारा इतिहास पाठ्यपुस्तक से यूरोप में राष्ट्रवाद का लेसन हमने प्रारंभ किया था। तो जिसके 2 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। पहले वाले में क्या नाम कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद समझाया था। और दूसरा टॉपिक जो था, जो मैंने परसों आपको बताया था, वो था फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। मतलब किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति हुई, वहाँ पर कैसे एक निरंकुश शासन था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, और उस निरंकुश शासन को जो है समाप्त करने के लिए जो है किस तरह से वहाँ पर काम किया। क्रांति के बाद जो है वहाँ पर एक नेशनल असेंबली बनी, राष्ट्रीय सभा बनाई गई। तो कुल मिलाकर ये था कि फ्रांसीसी जो क्रांति थी सन 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, उसमें क्रांति से जो है निरंकुश शासन का अंत हो गया था। और फिर हमने ये भी बताया था कि उसके बाद क्रांति के बाद जो है नेपोलियन के बारे में मैंने आपको बताया था। नेपोलियन की एक नागरिक संहिता बताई थी 1804 ईस्वी में। नेपोलियन ने जो है पूरे यूरोप का एक भाग्य विधाता वो बन गया था। अपने साम्राज्य का उसने विस्तार किया और फिर फ्रांस में जो है राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र को नष्ट करके पुनः जो है उसने राजतंत्र की स्थापना की। लेकिन उसने बहुत सारे कार्य किए, नेपोलियन के बहुत सारे कार्य किए, बहुत सुधारात्मक उसने कार्य किए और पूरी जो व्यवस्था थी उसको तर्कसंगत बनाया। न्याय, समानता, कानून, टैक्स, मुद्रा, मानक, भार और नाप, जो भी वहाँ पर यूरोप में समस्याएं थी, तो उसका एक प्रशासनिक व्यवस्था को उसने चुस्त दुरुस्त बनाया। और जिसकी वजह से जो है इस प्रकार के जो कार्य थे नेपोलियन द्वारा, उसको हम उसकी नागरिक संहिता कहते हैं। पर धीमे धीमे जब फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, मैं प्रांत इसी को आपको जरा रिपीट कर रहा हूँ, तो उसके बाद जो है यूरोप के जो बाहर देश थे उन्होंने कहा केवल निरंकुश शासन फ्रांसी में ही समाप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है। क्रांतिकारियों का मानना था बहुत से आपके जैकोबिन क्लब बनाए गए। यूरोप के बाहर के देशों में भी जो है फ्रांसीसी सेना का स्वागत किया गया और वहाँ पर से भी जो है निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए जो है सपोर्ट दिया गया। तो कुछ समय के बाद क्या हो गया कि यूरोप में जो है यूरोप के जिन क्षेत्रों पर फ्रांसीसी सेना गई, जहाँ पर उसने अधिकार जमाया, अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो बाद में क्या हुआ कि कुछ ऐसे कार्य हुए, उन कार्यों से जो है चाहे मतलब जो यूरोपीय जो राष्ट्र थे उन्होंने राष्ट्र का विचार मतलब उन्होंने नेपोलियन के साथ जो है ये वो दुश्मनी में बदल गई। मतलब उन्होंने ये सोचा कि भाई जो फ्रांसीसी सेना है, जो उसने वहाँ पर जो कायदे कानून बनाए कुछ जो है, उनको वो सूट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो है ये राष्ट्र नहीं है, ये हमारे साथ एक तरह से ज़बरदस्ती है, चाहे वो टैक्सेस के मामले में हो, चाहे वो सेंसरशिप के मामला हो। तो फ्रेंच सेना में ज़बरदस्ती यूरोपीय देशों को जो है उसमें भर्ती भी कराया गया। तो इन सब कारण से जो है नेपोलियन का जो है ये धीमे धीमे जो है कार्य तो उसने अच्छे किए, पर लेकिन जो है यूरोप के देशों में जो है उसका जो है क्या नाम कहते हैं समस्याएं पैदा हो गई थी। तो अब उसी प्रकार आगे हम इसको बढ़ाते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आगे अब आज का जो टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ के दार्शनिकों ने किस तरह से जो है फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाया और उसकी चिंगारी जो है यूरोपीय देशों पर किस प्रकार से पड़ी, ये मैंने आपको बताया। और अब धीमे धीमे जो है यूरोप के अन्य देशों में भी जो है फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप के अन्य देशों पर भी जो है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, शुरू हो गई थी। तो अगर हम 18वीं सदी के यूरोप को अगर हम देखेंगे तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जो आज के जैसे जर्मनी है, इटली है
और स्विट्ज़रलैंड। 18वीं शताब्दी के नक्शे को यदि आप देखेंगे तो वो आपको ऐसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जो आज के डेट में जर्मनी है, इटली है और स्विट्ज़रलैंड है। तब वे एक राजशाही डच कैंटन में बटे हुए थे और जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, मतलब वो कैंटनों में उनके अपने अपने स्वायत्त क्षेत्र थे। और पूर्वी और मध्य यूरोप जो था आपका निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे, वहाँ पर अनेक प्रकार के लोग रहते थे। तो वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या एक समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। कहने का मतलब है कि जो आपका मध्य यूरोप था, जो पूर्वी यूरोपीय जो देश थे, उन देशों में वहाँ पर बहुत अनेक प्रकार के सामाजिक समूह के लोग थे, अलग अलग उनकी संस्कृति परंपराएं थी। तो कोई राष्ट्र का साझा विचार उनके मन में नहीं था। काफ़ी जाति वहाँ पर समूह थे। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़कर बनाया गया था। और मतलब जहाँ पर कहीं पर कुलीन वर्ग हैं, तो जहाँ पर कुलीन वर्ग थे तो उस जगह पर जो है जर्मन भाषा बोली जाती थी। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी, वेनेशिया जैसे इतालवी भाषा प्रांत भी शामिल थे। और हंगरी के आधे लोग जो है magyar भाषा बोलते थे। तो इस तरह से जो है हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्य और जो पूर्वी यूरोपीय जो देश थे वहाँ पर मतलब अलग अलग कैंटन थे, अलग अलग स्वायत्त क्षेत्र थे। कोई राष्ट्र का विचार नहीं था। अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपरा, एक राष्ट्र की जो एक कल्पना होती है, एक राष्ट्रीय जो विचारधारा होती है, वो उनके मन में नहीं थी। तो जो भी वहाँ का राजा था, जो वहाँ का जो सम्राट था, वो जो है उसके प्रति उनकी निष्ठा थी। मतलब जितने भी तरह तरह के जो वहाँ पर सामाजिक समूह थे, उसको आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राटी के प्रति ही जो थी उनकी एक निष्ठा थी। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से जो है वहाँ पर निरंकुश मतलब क्या थे, राष्ट्र मतलब निरंकुश शासक थे। और सम्राटी जो था वो ऑल इन ऑल था। अब इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद और राज्य का विचार कैसे आया। आखिर यूरोपीय देशों में जो ये कैंटन थे या जो अलग अलग स्वायत्त शासित जो क्षेत्र थे, इनकी जो विविधता थी उनमें राष्ट्र का विचार कैसे आया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात हम करते हैं कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से हम जमीन का मालिक जो है कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। तो यूरोप का सबसे जो ताकतवर वर्ग था वो था कुलीन वर्ग था। और ये वर्ग, इन वर्गों के जो लोग थे उनकी एक जीवन शैली एक जैसी थी और क्षेत्रीय विभाजन के आर पार भी जो है इनका एक जैसी व्यवस्था थी। इनके पास गांव में, इनके पास ग्रामीण इलाकों में इनके पास जायदाद थी, शहरों में इनके पास हवेलियाँ, कोठियाँ थी। और कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनके अपने संपर्क थे, उनके साथ अपने वैवाहिक इनके बंधन से आपस में जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो शक्तिशाली जो कुलीन वर्ग था ये काफ़ी ताकतवर था, क्योंकि ये जायदाद संपत्ति के मामले में बहुत ज़्यादा इनके पास संपत्ति हुआ करती थी। इनका रहन सहन, खान पान, बोल भाषा जो भी था मतलब उस तरह से था, मतलब उच्च कोटि का था, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है, जबकि संख्या में क्या थी, ये कम थी। और पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार, अगर हम पश्चिमी यूरोप की हम बात करें तो उसमें छोटे काश्तकार थे, किराए पर वो खेत पर काम करते थे। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल भूभाग पर भूदासत्व जो था व्यवस्था लागू थी। मतलब वहाँ पर भूदास, भूमि में ज़मीन पर काम करने वाले कौन थे, भूदास थे, खेती करते थे। तो ये तो बात थी कुलीन वर्ग की। उसके बाद पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में क्या हुआ, धीमे धीमे यूरोप का जो पश्चिमी और जो मध्य यूरोपीय जो इलाका था वहाँ पर उत्पादन और व्यापार के क्षेत्र में विकास हुआ।
तो जब व्यापार और क्या ना उद्योगों का जब विकास होता है तो शहरीकरण होता है। शहरीकरण के लिए उद्योग, कारखाने, व्यापारिक इस प्रकार की जो है चीज़ें होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से जो है शहरों का विकास हुआ और अनेक शहर बने, कारखाने बने, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बने, अनेक बाजार अस्तित्व में आए। और फिर इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण, इंग्लैंड में दुनिया का सबसे पहला औद्योगिक राष्ट्र इंग्लैंड है। 18वीं सदी के दूसरे भाग में वहाँ पर यह आरंभ हो चुका था, औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी। फ्रांस और जर्मनी राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ। मतलब फ्रांस और जर्मनी में ये 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जबकि इंग्लैंड में जो है ये 18वीं सदी में प्रारंभ हो चुका था। तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है मतलब इस प्रकार के उद्योगों के आने से, कारखानों के आने से, नए वाणिज्यिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने से एक नया वर्ग बन गया, है नहीं है। तो ये नया वर्ग जो है एक नया सामाजिक समूह जो है अस्तित्व में आया, श्रमिक वर्ग के, जिसमें श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जो कि उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग जो मतलब काम करने वाले लोग। तो इस तरह से जो है इन समूहों का आकार जो है 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक जो है मध्य और पूर्वी यूरोप में ये जो समूह था इनका आकार छोटा था। कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के बाद, जैसे कुलीन विशेषाधिकार समाप्ति, जैसे हमने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था कि कुलीन और पादरी वर्ग जो था मतलब एक समान व्यवस्था लागू की गई, विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा ने बहुत सारे परिवर्तन में किए थे, संवैधानिक बदलाव किए थे। तो जैसे ही कुलीन वर्ग का विशेषाधिकार समाप्त हुए तो एक नया वर्ग आया जिसको हम कह सकते हैं शिक्षित, और एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिनको हम उदारवादी कहते हैं। तो ये उदारवादी कौन थे? ये उदारवादी शिक्षित लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, और इन्होंने ही जो है इन वर्गों के बीच ही जो है राष्ट्रीय एकता के विचार क्या हुए, लोकप्रिय हुए। मतलब जो राष्ट्रीय एकता जो भाव लाए वो कौन लाए? ये लोग लाए, मतलब ये उदारवादी लाए। उदारवादी कौन? शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग। और तो इस प्रकार से जो है ये तो था कुलीन और दो वर्ग मैंने बताए, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। अब उसके बाद ये था कि भाई ये जो राष्ट्रवाद का जो विचार था, हम राष्ट्रवादी विचार कैसे उभरा, तो ये हम पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया। कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त होने के बाद क्या नाम कहते हैं पूर्वी और मध्य यूरोप में जो है क्या नाम कहते हैं अलग अलग सामाजिक समूह थे और औद्योगिक उत्पादन हुआ। और इसके साथ साथ जो है कारखानों के आने से और नए लोग, नए कारखाने, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के आने से जो है एक नया वर्ग आया। और इस नए वर्ग में उदारवादी लोग, पढ़े लिखे लोगों का, और उस कारखानों में, कार्यालयों में, ऑफिसों में काम करने वाले लोग जो है इन्हीं के मन में राष्ट्रीय एकता का क्या आया, विचार आया। अब सवाल ये था कि ये उदारवादी क्या है, मतलब उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से जुड़े थे। उदार का मतलब होता है लिबरल, लिबरलिज्म, जो लैटिन भाषा के लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। उदार मीन से क्या होता है? लिबरल, मतलब जिसका अर्थ है आज़ाद। और नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। मतलब जो नया जो वर्ग बना था उस मध्य वर्ग के भी जो था उदारवाद का मतलब हर व्यक्ति के लिए आज़ादी हो और कानून के समक्ष बराबरी हो। तो राजनीतिक रूप से अगर हम उदारवाद को कहें तो उदारवाद ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमत से बनी हो। जो सरकार किससे बनी हो? सहमत से बनी हो, मतलब नागरिकों की सहमत से बनी हो। तो क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक, पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। मतलब जो उदारवादी जो लोग थे ये क्या चाहते थे? फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी वही हुआ, संविधान लागू हुआ, निरंकुश शासन का अंत हुआ और कुलीन और पादरी वर्गों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एक संसदीय प्रतिनिधि सरकार बने, तो ये उसके पक्षधर थे। और इसके अलावा जो है उनका मानना था कि कानून के समक्ष
मतलब विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। लेकिन राजनीतिक जो उदारवादी थे इसमें भी कुछ एक अपवाद है। 19वीं सदी के उदारवादी जो थे निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। मतलब आपको जब मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया था, तो क्रांतिकारी जो फ्रांस जो था उसमें वो प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। मतलब उन्होंने क्या किया, स्टेट जनरल का नाम बदलकर राष्ट्रीय सभा बना दी गई, और इसके साथ साथ जो है उन्होंने एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था नागरिकों को जिसमें मतलब अधिकार देने की बात की गई थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, उनका एक राजनीतिक प्रयोग था। उसमें उन्होंने क्या किया भाई, वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार, मत देने का अधिकार महिलाओं को नहीं था, केवल किनको था, पुरुषों को ही था, समझ गए। और इसके अलावा जो है वो भी किन पुरुषों को, जिन पुरुषों के पास संपत्ति हो, मतलब एक लिमिट बना दी गई, वही व्यक्ति मत देगा जिसके पास एक लिमिट से ज़्यादा जो होगी आय होगी, संपत्ति उसके पास होगी, तो वही पुरुष जो है मत देंगे। मतलब वयस्क मताधिकार नहीं था, मतलब 18 मतलब जो वयस्क मताधिकार जो हम व्यवस्था कहते हैं वो नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, प्रजा के द्वारा चुनी जाएगी, संविधान बनेगा, संवैधानिक व्यवस्था बनेगी, पर मत जो है संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को जो है राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। मतलब महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, और जिन पुरुषों के पास संपत्ति नहीं है, चल संपत्ति नहीं है, उनको भी मत देने का अधिकार नहीं था। मगर नेपोलियन की संहिता ने जो है पुनः फिर जब नेपोलियन आया, नेपोलियन ने दोबारा फिर क्या नाम कहते हैं, ये तो निरंकुश शासन के समय भी था, लेकिन बाद में नेपोलियन जब वहाँ का एक मतलब वो बन गया, भाग्य विधाता बन गया, तो उसने भी क्या नाम कहते हैं वही सिद्धांत को अपनाया पुनः। मतलब उसने एक सीमित मताधिकार व्यवस्था को उसने कायम रखा, और महिलाओं को उसने पिता और पतियों के अधीन रख दिया, उसके अधीन किया। मतलब मत देने का अधिकार आम लोग जो है, सभी नागरिक जो है अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते थे। मत का प्रयोग वही करेंगे जो बना रखा है, जो उन्होंने एक जो क्राइटेरिया बना रखी है, उसी क्राइटेरिया के आधार पर मतों का प्रयोग करेंगे, उसी से वो प्रतिनिधि चुने जाएंगे। और 19वीं सदी के तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में तो महिलाओं और संपत्ति विहीन, जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, इन महिलाओं और पुरुषों ने जिनको मत देने का अधिकार नहीं था, उन लोगों ने भी क्या किया, अपने अधिकारों की मांग की। मतलब आंदोलन शुरू हो गया। उनने अनेक प्रकार के मतलब प्रोटेस्ट चलाए, आंदोलन चलाए कि भाई हमें भी जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो है समान अधिकार मिलने चाहिए, हमें भी जो है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो संपत्ति विहीन पुरुष हों जिनके पास संपत्ति नहीं है, सबको वोट देने का अधिकार, मत देने के अधिकार के लिए जो है उन्होंने क्या किया, आंदोलन किए। तो ये तो बात थी राजनीतिक उदारवाद। अब आर्थिक उदारवाद क्या था? आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी का आवागमन द्वारा, पूंजी का क्या हो, आवागमन राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को क्या करना, खत्म करना था। उदारवादियों का जो दूसरा जो आर्थिक जो उदारवाद था, उनका मतलब ये था कि भाई जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुओं का, पूंजी का एक देश से दूसरे देश में जाना, आयात निर्यात, टैक्स जो भी है, तो ये जो नियंत्रण लगा रखे, जो कंट्रोलिंग सरकार ने कर रखी है, वो क्या होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। और 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मनी भाषा इलाकों का अगर हम देखें, तो नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों ने अनगिनत छोटे प्रदेशों ने, नेपोलियन ने अपने फ्रांस से बाहर से बहुत सी यूरोपीय देशों पर कब्जा किया। तो उसने 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ बनाया, और उसमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। फिर 1833 में हैम्बर्ग से न्यूबर्ग जाकर, हमने कहा कि वो पहले भी मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति में बताया था कि वहाँ पर मतलब एक समान नाप और भार की व्यवस्था नहीं थी। अगर एक जगह से दूसरी जगह पर कोई व्यापारी, उत्पादक, उद्योगपति अगर कुछ काम करता है, कुछ चीज़ों को बेचता है, अपना क्या नाम कहते हैं व्यापार करता है, तो वस्तु की नाप तोल की एक इकाई न होने से उसको अनेक टैक्सों से मतलब गुजरना पड़ता था। मतलब थोड़ा एक उदाहरण के तौर पर, अगर न्यूरेमबर्ग से अगर कोई व्यापारी अगर क्या नाम कहते हैं व्यापार करता है, तो वहाँ पर जो है नाप तोल की एक इकाई न होने से उसको जो है 11 बार जो है टैक्स देना पड़ता था।
मतलब एक बार में अगर एक देश दूसरे देश में अगर कहीं पर व्यापारिक संबंध करता है, मतलब व्यापार बढ़ाता है या किसी वस्तु का व्यापार करता है, तो उसको हर लाइन पर, जिसको हम कहते हैं मतलब सीमा शुल्क, तो एक बॉर्डर पर उसको 5% टैक्स देना पड़ रहा है। तो 11 बॉर्डर है माना, तो इसको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 55% है। तो इस प्रकार का जो ये चीज़ें थी, ये जो था ये नहीं चाहती थी, मतलब ये जो आर्थिक जो उदारवाद था, उन्होंने कहा जो इस प्रकार का भाई जो ये प्रतिबंध है, जो इस प्रकार के जो आपके रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, तो ये हटाए जाएं, इन प्रतिबंधों को हटाए जाएं। और तो इसलिए जो है नाप तोल की व्यवस्था भी जो है, इससे क्या होता था, सामान जब दूसरी जगह से जा रहा है तो वहाँ पर हिसाब किताब नहीं लगता था, कहीं लंबाई कम होती थी, कहीं ज़्यादा हो जाती थी। तो मसलन अगर वही, क्योंकि आज तो हमारे पास एमकेएस पद्धति है, मीटर मतलब नापने की एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम और सेकंड है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एमकेएस पद्धति है। आज कहीं भी दुनिया भी किसी भी देश में, आज की हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक में अगर आप विदेशों का, आज तो पूरी दुनिया ग्लोबल है नहीं है, तो मतलब कहीं पर हम व्यापार करते हैं तो वो हमारे यहाँ जो है उसके नाप तोल और बाहर की जो इकाइयाँ वो एक समान है, एमकेएस पद्धति है। तो उस समय के दौर में क्या था कि ये चीज़ें नहीं थी। तो उसमें अगर कपड़े का नापने का, जैसे आज हमारे पास फीता है, मीटर है, मीटर में हम कपड़े की लंबाई को नापते हैं, तो उस समय कपड़े का नापने का पैमाना क्या था? LA। तो जिसकी लंबाई जो है जगह बदलने के साथ घटती और बढ़ती चली जाती थी। अब आज हमारे पास जैसे ये जो फीता है, मीटर है, आपका पेरिस में है, जो फ्रांस से ये शुरुआत हुई थी, तो मीटर, 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो इस 1 मीटर की जो छड़ है वो पेरिस की भौतिक प्रयोगशाला में रखी गई है। तो उसी के बराबर के जो है 1 मीटर का हम क्या मान सकते हैं, 1 मीटर के बराबर हम किसी भी वस्तु की लंबाई को नाप सकते हैं। तो उस भौतिक विज्ञान ने जो है इस प्रकार का जो उपकरण बना, वो फ्रांस के पेरिस में रखा है। पेरिस के एक भौतिक प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में मीटर, लंबाई नापने का जो मीटर है, उसी के बराबर की जो है आज हमारे पास जितने भी हमारे पास नापने के यंत्र हैं वो सब मीटर पर है। तो जो उस समय जो एले था, मतलब लंबाई नापने का, कपड़े को नापने का जो पैमाना एले था, तो उसकी लंबाई जो थी जगह बदलने के साथ घटती और बढ़ती चली जाती थी। मतलब अगर एक एल कपड़ा, एक एल मीन से, जैसे एल मतलब जैसे हम 1 मीटर कहते हैं, वहाँ पर एल है, उसकी इकाई एल है, यूनिट उसकी एल है। तो एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है तो वो 54.7 सेंटीमीटर था आज की डेट में। तो अगर वो मेंज में जा रहा है तो 55.1 सेंटीमीटर हो जा रहा है, और अगर न्यूरेमबर्ग में जा रहा है तो 65.6 सेंटीमीटर। और मतलब कहने का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर लंबाई कहीं पर उसकी कम हो रही, कहीं पर ज़्यादा हो रही। तो ऐसे से क्या होगा भाई, नुकसान किसका होगा? व्यापारी का होगा, यानी उसके दाम, उसका हिसाब किताब लगाने में सारा उसका कैलकुलेशन जो हो गया गड़बड़ा जाएगा, यानी है। तो इससे व्यापारी को नुकसान होगा। तो नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों का आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में थी। जो नया जो आर्थिक जो उदारवाद था वो ये चाहता था कि भाई ये ऐसी इस प्रकार की परिस्थितियाँ न हो। मतलब जो नए जो व्यापारिक जो वाणिज्यिक जो वर्ग है, व्यापारिक जो वर्ग था, वो चाहते थे कि जो आर्थिक विनिमय है, जो हमारा एक्सचेंजिंग है, जो वस्तुओं का जो आदान प्रदान, विनिमय मीन्स एक्सचेंजिंग, आदान प्रदान, जो वस्तु उनके जो विनिमय है उसका ये जो है ये बाधक है, ये विनिमय में मतलब ये बाधक तत्व है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसलिए जो है जहाँ पर लोग और पूंजी का आवागमन, इससे क्या होता है, बाधित होता है, और इससे नुकसान किनको होता है? व्यापारी को होता है। तो 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जेलवाइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, और उससे पहले कितनी थी? 30। तो इस प्रकार से जो है फिर रेलवे के जाल, रेलवे का निर्माण हुआ, और क्या नाम कहते हैं, आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए जो है उनका राष्ट्रीय एकीकरण किया गया। तो इस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें जो है ये राष्ट्रवादी भावनाओं को जो है आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में हम देख सकते हैं। तो जो मतलब इस प्रकार के जो मतलब वो थे बाधाएं थी, यानी है, तो उन बाधाओं को समाप्त करके उदारवादियों ने कहा भाई ऐसा होना चाहिए, जैसे ये जो क्या नाम कहते हैं, दोष है, इन दोषों को दूर करके ये सारे काम किसके नाम पर हो? राष्ट्र के नाम पर हो। तो ये तो बात थी आपका क्या मतलब पहला मैंने राजनीतिक उदारवाद बताया, दूसरा आर्थिक उदारवाद, मतलब उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या माने थे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर 1815 के बाद का नया रूढ़िवाद क्या आया। तो 1815 में जो है नेपोलियन की हार के बाद रूढ़िवादी सरकारों, मतलब सरकारें जो थी रूढ़िवाद की भावना से क्या थी? प्रेरित थी।
आपको मालूम होगा कि वाटरलू के युद्ध में सन 1815 ईस्वी में जो है नेपोलियन की हार होगी। तो मित्र राष्ट्र ने मिलकर जो है नेपोलियन का साम्राज्य इतना बढ़ गया था, इतना उसने फ्रांस से बाहर के देशों पर जो है एक तरह से नेपोलियन जो है विश्व विधाता बन के आया, यानी है। और देखते ही देखते जो है उसने इतने परिवर्तन किए, इतने एक सैनिक शक्ति के रूप में, एक सेना का अधिकारी होने के नाते जो है उसने पूरे विश्व में राज करने का जो है उसने सपना देखा। पर धीमे धीमे क्या हुआ कि कुछ ऐसी नीतियों से, कुछ ऐसे उसके कारण थे जिस कारण जो है उसको जो है क्या नाम कहते हैं, मित्र राष्ट्र ने मिलकर, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, इन देशों ने जो है मिलकर जो है उसको सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया। और वहाँ पर जो है क्या नाम कहते हैं 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। तो 1815 में, मतलब 18 जून 1815 में जो है वाटरलू के इस युद्ध से जो है उसको सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया। और 52 वर्ष की उम्र में जो है 1821 ईस्वी में महान, मतलब एक तरह से एक महान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट की क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो उसके जो पतन के जो कारण थे, तो उसके कारण में जो है एक तो क्या थी, वो अधिक क्या नाम कहते हैं सैनिक क्षमता, अद्भुत सैनिक क्षमता थी उसमें, क्योंकि वो बहुत जिद्दी था, सैनिक था। और दूसरा उसमें असीम महत्वाकांक्षा था, क्योंकि जब महत्वाकांक्षा होती है तो जब आगे हमेशा बढ़ना, आदमी आगे कोई बढ़ना चाहता है, पद और उसके लालच में जब आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा भी जो होती है पतन का कारण बनती है। इसके अलावा उसका जो है चारित्रिक दुर्बलता, मतलब उसका चारित्रिक दुर्बलता का मतलब यह है कि जो उसके क्या नाम कहते हैं जो उसके एक तो संविधान को नहीं मानता था, जिद्दी स्वभाव का था, और जिसके कारण उसके मित्र जो है, जो उसके दोस्त थे, वो भी उसके दूर हो गए। और हर काम वो सैन्यवाद के आधार पर करता था और दोषपूर्ण उसकी सैनिक व्यवस्था थी, क्योंकि जब वो फ्रांस से बाहर के यूरोपीय देशों पर जब फ्रांसीसी सेना गई तो जिसमें जर्मन, इटालियन और पुर्तगाली सेनाओं को जो है उसमें भर्ती किया गया, तो उससे क्या होगी कि देश की वो सेना एक मिक्सअप होगी, एक ही राष्ट्र की सेना न होकर उसने दुनिया के बाहर के देशों को भी जो है सेना में भर्ती किया। तो उस भर्ती करने से जो है सेना में क्या आ गई, अनुशासनहीनता आ गई, एक राष्ट्रीय सेना के रूप में वो नहीं बनी। नौसेना उसकी दुर्बलता थी, जिसके कारण ही जो है इंग्लैंड से उसकी हार हुई थी। और विजित प्रदेशों में जो है देशभक्ति का अभाव था, जो जो प्रदेशों पर उसका अधिकार था वहाँ पर जो है वो नेपोलियन से घृणा करते थे। नेपोलियन के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं, जो भी टैक्स, जो भी सेंसरशिप या जो भी उसने मतलब प्रशासक नियुक्ति किए थे, उससे वो लोग नाराज़ थे, तो वो उसके दुश्मन बन बैठे। पोप से शत्रुता हो गई और पोप का जो है धर्म के नाम पर जो है उसने कुछ चीज़ों पर हस्तक्षेप किया, जिससे ये भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। और पुर्तगाल से स्पेन और रूस से युद्ध हुआ। तो ये सब कारण से जो है, ये सब कारण जो थे नेपोलियन के पतन के कारण बने, और जिसके कारण जो है 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में जो है अत्यधिक बुखार के कारण भी जो है उसकी मृत्यु हो गई। और 52 वर्ष की उम्र में जो है उसका जो है देहांत हो गया। तो 1815 के बाद का जो नया रूढ़िवाद था, ये तो नेपोलियन के पतन के कारण मैंने आपको बताया। तो 1815 में जो है नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी, क्योंकि जैसे ही वाटरलू का युद्ध समाप्त हुआ, जब नेपोलियन का अंत हो गया, तो रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो 1815 के बाद का जो एक नया रूढ़िवाद बना, जो नई रूढ़िवादी, जो यूरोपीय सरकारें जो एक नई रूढ़िवादी भावना से जो आगे बनी, उनका मानना था कि जो हमारी पारंपरिक संस्था है, जो हमारा राजतंत्र है, जो चर्च है, जो सामाजिक ऊंच नीच है और जो संपत्ति है उसको, और जो परिवार है उसको यथावत बनाए रखना चाहिए। और अधिकतर रूढ़िवादी लोग पहले के दौर में वापस नहीं आना चाहते थे, क्योंकि वो उस दौर की वजह से वहाँ पर क्या हुई, क्रांति हुई। रूढ़िवादियों के भी अलग अलग विचार थे। एक रूढ़िवाद तो ये पुरानी व्यवस्था को, जब नेपोलियन से पहले की जो व्यवस्था थी उसको मानना चाहते थे, लेकिन कोई जो दूसरे जो रूढ़िवादी लोग थे वो पुराने युग में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमें आगे अगर हमें बढ़ना है, अगर हमको आगे अगर जाना है, तो हमें आधुनिकीकरण राजतंत्र, जो मतलब राजतंत्र होगा, पर वो राजतंत्र कैसा होगा, आधुनिकीकरण होगा। पारंपरिक जो हमारी संस्थाएं होंगी उसको हम मजबूत करेंगे, जैसे लुई 16वां जो है भोग विलास, अयासी, यानी राजा के जो है प्रजा का कोई ध्यान उसने नहीं किया, कोई शक्ति का अभाव था, केंद्रीकृत शक्ति का अभाव था। तो ये राजतंत्र चाहता था, ये रूढ़िवादी चाहता था कि हम राजतंत्रीय व्यवस्था को बनाए रखेंगे, पर आधुनिक राजतंत्र बनाएंगे। मतलब आधुनिक राजतंत्र का मतलब ये था कि हम अपने कायदे, कानून, नियम जो, और इसको हम क्या बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे,
और एक आधुनिक सेना भी होगी, कुशल नौकरशाह भी रखेंगे, और एक गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भू राष्ट्रयुक्त की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा सामंतवादी व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि इसका विरोध हुआ तभी जाके क्रांति हुई। और भू राष्ट्रयुक्त की समाप्ति होगी, गतिशील अर्थव्यवस्था बनाएंगे, कुशल नौकरशाह, आधुनिक सेना, और एक मॉडर्न मतलब एक आपके मोनार्ची जो शासन है उसको स्थापित करने के लिए हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो ये था उदारवादी, नया उदारवादी राष्ट्र, उनका उदारवादियों का विचार था। तो 1815 में जो है ब्रिटेन, रूस, प्रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर जो है नेपोलियन को हराया था। तो आपको मालूम है कि मित्र राष्ट्रों ने 1815 में उसको हराया था, नेपोलियन को हराया था। और फिर उसके बाद जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, जब उसको हराया तो वियना में एक सम्मेलन हुआ। तो वियना में जो है सम्मेलन हुआ, जिसकी मेज़बानी जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। मतलब ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। तो 1815 में जो है वियना की संधि तैयार की गई, और जिन्होंने कई बदलाव किए, यानी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि नेपोलियन के युद्ध में दो भी जीत को जो ख़त्म कर दिए थे, उसको जो है दोबारा उन्होंने पुरानी जो आपका फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो बुर्बो राजवंश था, बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया, क्योंकि बुर्बो वंश को जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये इसको हटा दिया गया था, उसको बहाल किया गया। और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया। मतलब फ्रांस के मतलब जो नेपोलियन ने जो विजित जो जिन राष्ट्रों को जीता था, तो वो सारे इलाके फ्रांस ने फिर दोबारा खो दिए। और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए। फ्रांस के चारों ओर अनेक से राष्ट्र बना दिए गए, अनेक से राज्य बना दिए गए, ताकि भविष्य में फ्रांस से आगे न बढ़ सके। और इसके अलावा जैसे नीदरलैंड, और जिसमें बेल्जियम भी शामिल था। और तो इस तरह से जो है, इस प्रकार से जो है उसकी फ्रांस प्रशा को इसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जो जर्मन क्या नाम कहते हैं महासंघ स्थापित किया था, उसे बरकरार रखा गया। और पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, जबकि प्रशा को शैक्षणिक का हिस्सा प्रदान किया गया। और इन सब का मुख्य उद्देश्य राजतंत्र की बहाली था, जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। तो कुल मिलाकर नेपोलियन के जो खोए जो विजित जो राष्ट्र थे, इन सब वियना संधि में 1815 में जब वियना संधि हुई, तो इन संधि के द्वारा इन सभी राष्ट्रों ने मिलजुल कर जो है आपस में इन राज्यों को क्या कर लिया, बांट लिया, और एक फिर पुरानी एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था की उन्होंने क्या कर दी, कायम कर दी। तो इस तरह से जो है 1815 में जो है स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी, ठीक हो गया। और लेकिन उसके अलावा जो है वे असहमति और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मतलब आलोचना, ये जो नई जो रूढ़िवाद 1815 के बाद बना, तो इनका ये था कि ये निरंकुश सरकारों की वैधता पर जो भी चीज़ें सवाल उठाती, जो भी संस्था सवाल उठाती थी, उसको वो दबाना चाहती थी। मतलब प्रेस, क्योंकि प्रेस का मतलब मीडिया जो होती है उजागर करती है, मीडिया ही जो है लोगों को मोटिवेट करती है। तो जिसमें जो है इन नई रूढ़िवाद ने क्या किया, जो नई सरकारों ने क्या किया, जो नई रूढ़िवादी सरकारें बनी, उसने सेंसरशिप के नियम बनाए और उस पर नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया। कोई भी अखबार, कोई भी किताब और कोई भी नाटक, गीत पर जो है अगर वो उनकी राज व्यवस्था से अगर वो उसकी आलोचना करते हैं, तो उन किताबों पर, उन लेखों पर क्या लगाया जाएगा, नियंत्रण लगाया जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि फ्रांस की क्रांति में मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, एरनेस्ट रेनन और क्या नाम कहते हैं, बहुत से लोगों ने जो है, रूसो, इन्होंने इन विचार लेख से जो है जनता को राष्ट्र के नाम पर जोड़ा, पर इन्होंने और निरंकुश शासन की आलोचना की थी। पर यहाँ पर भी जो है इन्होंने ऐसे ही काम किया था। पर उन्होंने कहा कि जो ये नया 1815 के बाद जो नया रूढ़िवाद बना, इन्होंने कहा था कि हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे विरोध में ऐसे लेख, ऐसी कहानियाँ, ऐसे लेख लिखेगा, अखबार पत्रिकाएँ छापेगा, उस पर हम क्या करेंगे, सेंसरशिप, मतलब सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी तभी वो लेख छपेगा, अन्यथा उसकी जो है प्रकाशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति, लेकिन जो मतलब इतना सब कुछ 1815 के बाद होने के बाद भी जो है फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति जो है उदारवादियों को लगातार प्रेरित करी थी। मतलब फ्रांस की जो काम जो किया था, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्र के नाम पर जो क्रांति की थी, जो देश का जो मतलब निरंकुश शासन को जो उखाड़ने के लिए जो काम उसने किया था, तो लोगों के दिलो दिमाग में वो चीज़ें थी। तो नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादी द्वारा उठाए गए मतलब जो मुख्य जो मुद्दा था प्रेस, इस प्रेस की आज़ादी को वो बंद करना चाहते थे।
पर इतना होने के बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती रही। तो उसके बाद क्रांतिकारी तो 1815 के बाद वर्षों के दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। तो 1815 के बाद उन्होंने सबसे पहले जो क्रांतिकारी थे, जो 1815 के बाद जो क्रांतिकारी उदारवादी जो इस प्रकार के विचार लेके चल रहे थे, उनको भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रचार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब राजनीतिक व्यवस्थाओं का विरोध करने से था। मतलब जो लोग इस प्रकार की जो नई रूढ़िवादी व्यवस्था, जो नया रूढ़िवाद 1815 के बाद बना था, उनको दोबारा जो उनके विरोध में जो खड़ा जो संगठन उठ रहा है या जो भी क्रांतिकारी इस प्रकार के लोग विचार लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने गुप्त संगठन बनाए। पर उस पर जो है उनका विरोध करने के लिए जो है उन्होंने जो है उनको भी दबाने का क्या किया, प्रयास किया था। तो इस प्रकार से जो है साथ ही स्वतंत्रता, मुक्ति और प्रतिबद्ध होना, संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। और ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्य की स्थापना को आज़ादी के लिए इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। पर क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति की स्मृतियाँ लोगों के दिलो दिमाग में थी और आज़ादी वो चाहते थे और मतलब क्रांतिकारी राष्ट्र राज्य की स्थापना चाहते थे, तो ऐसा ही व्यक्ति इटली, तो इस प्रकार से जो है मतलब क्रांतिकारी मतलब फिर दोबारा जो है राष्ट्र राज्य बनाने के लिए जो था ये कार्यक्रम चलता रहा। गुप्त संगठन बनाए गए और यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया और अंदर ही अंदर एक आग जलती रही। मतलब जो रूढ़िवादी ने जो व्यवस्था कायम की थी उसके विरोध में जो है इस प्रकार से गुप्त संगठन बनाए गए और राष्ट्र राज्य बनाने के लिए जो है उस पर काम चलता रहा। तो ऐसा ही व्यक्ति इस तरह से जो है ऐसा ही व्यक्ति जो है इटली का क्रांतिकारी निकला, जोसेफ मैत्सनी। उसका जन्म जो है जोसेफी इटली का जो है उसने एकीकरण किया। उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। तो उसने कार्बोनरी गुप्त संगठन बनाए जो मैटरनिक की जो दमनकारी नीति थी, उस दमनकारी नीति के विरोध में जो है क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन को हम कार्बोनरी संगठन कहते हैं। और 24 साल की युवावस्था में लिगोरिया में क्रांति करने के लिए उसको बहिष्कृत कर दिया गया और तत्पश्चात उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। तो उसने यंग इटली की स्थापना की पहला, और दूसरा उसने बर्न में यंग यूरोप जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में जो थे समान विचार रखने वाले युवा थे। तो इस प्रकार से 2 मुख्य लोग आ गए, एक आपका जर्मनी में हिटलर और उसके बाद इटली में कौन, जोसेफ मैत्सनी। तो ये 2 क्रांतिकारी आए। इन्होंने राष्ट्र राज्य बनाने के लिए, अपने राष्ट्र का एकीकरण करने के लिए इस प्रकार से क्रांतिकारी विचार लेकर जो है ये लोग आगे बढ़े। मैत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। मैत्सनी ने कहा था कि भाई ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र बनेगा और उसकी प्राकृतिक इकाई क्या है, मनुष्य है। अतः इटली जो है उस समय इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों में विभक्त था। तो इसलिए उसने कहा कि हम इटली जो है छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं रह सकता है, इसको हम व्यापक इन छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर हम एक एकीकृत गणतंत्र बनाएंगे। एक इस पूरे छोटे छोटे जो प्रांत थे उन प्रांतों को मिलाकर एक बड़ा गणराज्य बनाया जाएगा और यही एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। और इस मॉडल की देखा देखी जो है, जैसे इटली में जोसेफ मैत्सनी ने ये कदम आगे उठाया, तो उसी प्रकार जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी जो है गुप्त संगठन कायम किए गए। और मैत्सनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके, क्योंकि उसने राजतंत्र को, ये क्रांतिकारी था, उसने उसका विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के अपने स्वप्न से मैत्सनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। जो रूढ़िवादी जो 1815 के बाद जो एक रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को दोबारा लागू करना चाहते थे, ये सारे रूढ़िवादियों का सपना चकनाचूर हो गया। और मैटरनिक ने उसे कहा, मतलब उस मैटरनिक ने, ड्यूक मैटरनिक ने कहा था कि मैत्सनी ने जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। मतलब जोसेफ